बहुत सारे लोगों ने अंदर इस मूवी को अटेंड किया है और वो निकलने वाले हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनको मूवी देख करके क्या महसूस हुआ और सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उनकी ज़बानी जिन्होंने ये मूवीज़ अपने आँखों से देखी है। व्हाट्स द नेम My name is Jos or Jose, depends. एंड वेयर आर यू फ्रॉम? It's a long story. I live in Prague, Czech Republic. Okay. But before that, my family is from the U.S., Mexico, and El Salvador. So from the other side of the Atlantic. ओके. Actually, I enjoyed the film more than I thought. At first, the first few minutes, I felt it was more like, oh, it's going to be more of a cliche film. But I thought it was very, very well put together. A concept, justice, that is not a new concept for humanity, I guess, now and in the past. But I think it was well presented, and it actually, from the entertainment side, it kept me engaged. But it also incited some thinking in me. एंड व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट इन जादुई मशरूम की कहानियाँ? I thought he would win. He would beat Arturo, but he didn't. so yeah, I thought I was waiting for that at the end. I thought like, okay, he's gonna find a loophole, but there was no loophole, and he went back to how it is and to how it always was, kind of like a reminder of ओके. some condition of that we seem to be subjected to. What I felt about film कि फिल्म बहुत अच्छे तरीके से ये जो एक तरह का नेक्सस है बिटवीन द क्लास एंड द कास्ट इन इंडिया, उसको बहुत अच्छे तरीके से सामने लेके आता है, और वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगा. और एक चीज़ मुझे बस फिल्म के बारे में लगा कि जो प्रोटैगनिस्ट था, या प्रोटैगनिस्ट नहीं कहिए, मुझे तो अरुण की बहुत अच्छी लगी उसमें एक्टिंग, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो बैताल का उसने रोल किया है वही प्रोटैगनिस्ट है. मगर जो दूसरा एक फिल्म में एक्टर था जो कि सवाल पूछा जिसने बैताल से, तो उसने कहीं ना कहीं वो अंत में जवाब नहीं दे पाया, और वो वहाँ पे उसको इसके कारण उसको मरना पड़ता है. एट दैट पॉइंट आई फेल्ट कि एक जो कॉन्ट्राडिक्शन बना हुआ था फिल्म में, एक जो इंट्रिगिंग पॉइंट था जो फिल्म को पुश कर रहा था, वो मुझे ऐसा रिजॉल्व होता दिखता था. बस मैं चाहता था, मुझे लगा कि उसके और एपिसोड्स आने चाहिए. मुझे फिल्म ऐसा लगा कि जल्दी ख़त्म हो गया, मुझे लगा कि और एक एपिसोड रहे, और वो जहाँ पे वो मर जाता है वहाँ पे मुझे लगता है वो कॉन्ट्राडिक्शन भी ऐसा सॉल्व हो जाता है या नहीं होता पता नहीं, बट वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, द वे ही डाइज ना. एंड पता नहीं, शायद अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद वो कॉन्ट्राडिक्शन बना रहता है. तो इट्स अ वेरी मतलब मुझे लगता है कि एक बार और मूवी देखने का मेरा मन है, और बैठ के सोचने का मन है फिर. मतलब अभी तुरंत मैं पता नहीं उतना कह पाऊँगा या नहीं, बट इट्स अ वेरी फैंटास्टिक मूवी एंड एवरीवन शुड वॉच इट. मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी. इसने ऑलमोस्ट जितने सोशल इशू या फिलॉसफीज़ जो हमें देखनी चाहिए, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उन सबको हाईलाइट किया. और दैट वाज द मोस्ट वंडरफुल पार्ट ऑफ दिस फिल्म. सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और दैट्स इट. अभी उन्होंने बोला कि अभी इसके और भी पार्ट्स को निकालने चाहिए क्योंकि हमें और भी चीज़ें देखनी है, ऐसे मैसेजेस और भी लोगों के पास पहुंचने चाहिए. तो क्या ऐसा मैसेज सही में लोगों के पास पहुंचना चाहिए, और कितना ज़रूरत है उस मैसेज का? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट स्पेशली इन सब चीज़ों को मुझे नहीं लगता समझ पाते हैं जब तक उनके सामने ये चीज़ें लाई ना जाए. इस तरीके से थ्रू फिल्म्स और सीरीज़ या जो भी चीज़ें आप कहें. तो मुझे लगता है कि और पार्ट्स आने चाहिए और ऐसे इशू को सामने लाना चाहिए ऐसे इन मूवीज़ के थ्रू. तो इस फिल्म के ज़रिए उन्होंने ये बताया एक जस्टिस जो हम सब किसी ना किसी मतलब वी ऑल वांट टू नो व्हाट जस्टिस इज़, बट कभी हम लोग उसका वो नहीं कर पाते, एक स्पष्टता से बता नहीं पाते कि जस्टिस होता क्या है. वो इसमें काफ़ी अच्छा दर्शाया गया है कि जस्टिस एक टूल है जो मैनिपुलेट करता है पूरी ह्यूमैनिटी को. मॉरल्स एंड जस्टिस, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आई थिंक इसका कोई एक कंसाइज आंसर कभी दे नहीं सकते. एक बहुत ही सब्जेक्टिव आउटलुक हम दे सकते हैं. तो उस नोशन से मेरे को काफ़ी बढ़िया फिल्म लगी. और जिस तरह से नार्तुरो, विक्रम बेताल और होमो सेपियंस की
सेपियंस, सॉरी नॉट होमो सेपियंस, की जो किताब के इन्फ्लुएंसेस इसमें लिए गए हैं वो काफ़ी अच्छा दर्शाते हैं कि विवेक अपने फिल्म के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। ज़्यादातर जो मूवी है वो पूरा ही मुझे लगता है कि जेएनयू में शूट हुआ, और जिस तरीके से बाकी लोगों ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी किया है कि एक जेएनयू में जो रिसोर्सेज है उसका बहुत सही तरीके से उसका यूज़ किया गया है। जी जी, जेएनयू बहुत ही कल्चरली भी रिच है, इंटेलेक्चुअली भी रिच है, और साथ में नेचुरली भी है जो काफ़ी रिच है। तो ये सारी चीज़ों का है जो यहाँ एक साथ है जो देखने को मिला है जी। और ये जादुई मशरूम की कहानियाँ वाली स्टोरी किससे रिच हुई है, मतलब क्या है इसमें, कुछ बताएंगे आप दर्शकों को? हाँ, ऑब्वियसली जो कहानी कहने का जो तरीका है जिसमें इन्होंने आपका मैजिकल रियलिज्म लिया है, ठीक है, जो हमारे यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, विक्रम बेताल की कहानियाँ, पंचतंत्रा की कहानियाँ, ये है। और हम लोग देखते हैं इसी चीज़ को बहुत बाकी जगहों पे भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे लैटिन अमेरिका में स्टोरीज़ को कहने के लिए इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो ये तरीका मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग इसको बनाता है। इसमें मान लीजिए कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो रियलिस्टिक है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि हमारा डे टू डे लाइफ का जो प्रॉब्लम है, आज के हमारे समय का जो चैलेंजेज है, ठीक है, उसको कैसे एक फिल्म के माध्यम से उसको इंटरेस्टिंग बनाते हुए दिखाते हैं। हाउ वाज द फिल्म? फिल्म एक बड़े सवाल के ऊपर है कि न्याय क्या है। अब न्याय क्या है, वो काल्पनिक है, सत्य है, नहीं है, वो तो फिल्म देखकर पता चलेगा आपको, क्योंकि वो एक सवाल आप में दाग देता है। अगर आपके पास जहन है तो जहन में वो सवाल दग जाता है, और वो एक वायरस की तरह है कि आपके दिमाग को रोज रोज क्या है मतलब एक्टिवेट करेगा। और फिल्म देखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप एक बेहतर इंसान बनने की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अच्छी फिल्म है, देखनी चाहिए। जैसे ही आप इस न्याय के सवाल में जाएंगे कि न्याय क्या है, इसका मतलब है कि आप और सवाल में जाएगा। न्याय अगर काल्पनिक है तो वो बनाने वाला व्यक्ति वो कौन है, या वो विचार कहाँ से आए थे। तो आप सबसे पहले आ जाओगे जीवन के ऊपर, जीवन का मतलब क्या है। और जैसे आप जीवन के मतलब पर आओगे तो ऑफ कोर्स जो हमने जो गढ़ रखे हैं, जैसे आज का जो दिन है, प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है, एक स्पेशल दिन पर ये फिल्म दिखाई गई है। और उसका सीधा सीधा संबंध है कि आप जो प्राण प्रतिष्ठा के बारे में सोच रहे हो, अगर ये आप फिल्म देखोगे तो ये प्राण मतलब जो जीव के अंदर जो प्राण आते हैं, और प्राण के ऊपर जो चर्चा चल रही है, जो प्राण न्याय की तरफ जाता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को न्याय का प्रतीक माना जाता है, उसी न्याय पर एक चर्चा है कि न्याय है क्या। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम न्याय करते थे वो न्याय क्या है, आज का न्याय क्या है, और क्या न्याय न्याय है। बस यही है। मतलब काफ़ी अच्छी कोशिश थी। काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के बारे में बात करती है, पर काफ़ी सिंपलिस्टिक तरीके से। तो ये वो जो करना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है इन जनरल, और ये काफ़ी अच्छे से कर लिया है डायरेक्टर ने। तो बस उतना ही कहना था कि ज़्यादा से होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस तरीके की और फिल्में देखने मिले। थैंक्स। बेस्ट पार्ट क्या लगा इस मूवी की, जादुई मशरूम की कहानियाँ में? जो स्टोरी का एक फ़्लो है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें होती है, बट जैसे कि मैंने कहा कि आप काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हो इस फिल्मों में, बट जब आप इस तरीके के सब्जेक्ट को हैंडल करते हो तो काफ़ी इजी होता है कि आप अपना फ़्लो छोड़ दो या बह जाओ काफ़ी अपने खुद के सिनेमा में ही। बट ये यहाँ पे नहीं हुआ, एक फ़्लो मेंटेन हुआ है स्टार्ट टू एंड, एक प्रॉपर स्टोरी है। तो जो फिल्म वो कहना चाहती है वो काफ़ी ईजिली कह पाती है। इस मूवी में एक चीज़ साफ साफ यही बता रहे हैं कि सब कुछ मिथक है, मतलब जस्टिस भी मिथक है, और हमारा जो आंसर पाने की जो चाह है वो भी मिथक है। जैसे कि वो मशरूम ढूंढने जा रहा है बंदा, और लास्ट में जो नारुतो है वो उसको बोलता है कि जो तुम्हारा मशरूम है वो भी मिथक है, जैसे कि तुम्हारा जो जस्टिस है वो भी मिथक, जो वो 3 क्लास का अलग अलग जस्टिस बताता है वो भी मिथक है। इसलिए सब कुछ मिथक है। तो ये काइंड ऑफ एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ को सामने पेश करती है, और इस चीज़ में काइंड ऑफ सक्सेसफुल है ये मूवी। तो ये जो तड़कता भड़कता 2024 में हम खड़े हैं इस समय, क्या ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं? कास्टिज्म और ऐसे ढेर सारे न्याय जो मृतक हैं अभी भी जिंदा है? मतलब जिस तरह का जस्टिस इस मूवी में बताया था, जैसे नायक वो कहानी सुनाता है नारुतो को, और जिसमें उसमें जिस तरह का जस्टिस है, जस्टिस अभी भी वैसा ही चल रहा है। हालांकि कहने को कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, पर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके
जिस तरीके से लागू किया जाता है, तो जो लागू करते हैं या फिर जिन लोगों की एक्सेस होती है कोर्ट तक या न्याय व्यवस्था तक, तो कहीं ना कहीं उसमें भी पावर की ज़रूरत होती है। और वो पावर, बिना पावर के आप बिना न्याय के ही रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पावर जिसकी लाठी उसकी भैंस है, वो न्याय में अभी भी चल ही रही है। मतलब पावर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्याय और जाति व्यवस्था ना। हाँ ठीक है, और भी कुछ बोलना चाहेंगे आप इस मूवी पे? नहीं नहीं, बहुत है। धन्यवाद।